हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की जो वीडियो है सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। बीए प्रोग्राम सेक्स सब्जेक्ट देखेंगे हम, लाइफ स्किल एंड एजुकेशन। जितने भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना किस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से। पीडीएफ नोट्स आपको यहीं मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन कौशल शिक्षा के अर्थ, दायरे और प्रासंगिकता पर चर्चा करें। ठीक है, तो जीवन कौशल शिक्षा जो है उसका अर्थ क्या होता है, उसके दायरे क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक तकनीकी एवं सामाजिक रूप से जटिल युग में केवल अकादमिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। यानी आज का जो आप समाज देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। बहुत सारी नई तकनीकें उभर कर आई हैं। सामाजिक रूप देखेंगे आज के समाज का तो बहुत ज़्यादा जटिल हो चुका है। बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम सिर्फ अकादमिक ज्ञान यानी जो हमें स्कूली शिक्षा दी जाती है उससे हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन कौशल शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए भाई आज के जीवन में एक व्यक्ति के लिए जो है जीवन कौशल शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो इसे जीवन के वास्तविक समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाती है। कि एक व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, अगर व्यक्ति को जीवन कौशल शिक्षा सिखा दी जाए तो वो बड़े आसानी से इन समस्याओं से निपट सकता है। जीवन कौशल शिक्षा का अर्थ क्या है? तो देखिए, जीवन कौशल शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक कौशल विकसित किए जाते हैं। यानी इस शिक्षा से एक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है उसको अच्छा किया जाएगा, उसकी सामाजिक स्थिति किस तरह से बेहतर हो सके ये सिखाया जाता है, उसका व्यवहार और कौशल किस तरह से विकसित हो ये इस शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति के अंदर विकसित किए जाते हैं, जो उसे दैनिक जीवन की जो चुनौतियां हैं, तनाव हैं, या निर्णय निर्माण करना है, या जो भी सामाजिक संबंधों को उसे प्रभावी ढंग से संभालना है, इन सब चीजों में ये जो शिक्षा है उसकी सहायता करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आप देखेंगे WHO के अनुसार जीवन कौशल क्षमताएं हैं जो व्यक्ति के जीवन की मांगों एवं दबावों से प्रभावी रूप से निपटने योग्य बनाती हैं। यानी एक व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं हैं और जो भी दबाव हैं, अगर एक व्यक्ति को अच्छे से जीवन कौशल सिखा दिया जाए तो वो उन सभी समस्याओं से बेहतरीन तरीके से समाज में निपट सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे जो जीवन कौशल शिक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं आज के समय में। जीवन कौशल शिक्षा का दायरा क्या है? तो जीवन कौशल शिक्षा का दायरा व्यापक एवं बहुआयामी है। तो आप देखेंगे जो जीवन कौशल शिक्षा है उसका कोई एक पहलू नहीं है, बहुत सारे पहलू हैं, जिसमें आप देखेंगे प्रमुख पक्ष जो हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत कौशल। तो आप देखेंगे जीवन कौशल शिक्षा में सबसे पहले व्यक्तिगत कौशल सिखाया जाता है। तो किस तरह से व्यक्ति जो है खुद अपने अंदर की जो परिस्थितियां हैं उनको संभाल सके, उनको और ज़्यादा बेहतर बना सके। जैसे आत्मज्ञान, ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाना, भावनात्मक संतुलन बनाना। तो ये कई बार आप देखते हैं व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्ति जो होता है बहुत कमज़ोर होता है। तो इन सब चीज़ों यानी जो आपका जीवन कौशल शिक्षा है उसके माध्यम से उस व्यक्ति के अंदर जो भी आत्मज्ञान है उसको बढ़ाया जाता है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है इस शिक्षा के माध्यम से। और जो वो भावनात्मक रूप से अगर कमज़ोर है तो उसको संतुलित किया जाता है। ठीक है। सेकंड, सामाजिक कौशल सिखाया जाता है जीवन कौशल के अंदर। आप देखेंगे इसमें संप्रेषण क्षमता, यानी कैसे उसे अपनी कम्युनिकेशन स्थिति को बढ़ाना है, बताना है, कैसे वो एक दूसरे से अच्छे से संवाद कर सकता है, ये सिखाया जाता है। आपसी सहयोग को और बेहतर तरीके से कैसे एक व्यक्ति जो समाज में बढ़ा सकता है, ये सिखाया जाता है। सहानुभूति सिखाई जाती है, किस तरह से भाई वो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखकर भी समाज को और बेहतर बना सकता है। नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जाता है इसके अंदर, कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है समाज में नेतृत्व भी कर सकता है। ठीक है। थर्ड आता है आपका निर्णय निर्माण एवं समस्या समाधान। तो इस शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की जो तार्किक सोच है, यानी सोच समझ की जो शक्ति हो, वो किस तरह से देखे, परिस्थितियों को समझे और उसके बाद फैसले लें, ये समझाया जाता है। रचनात्मकता को बढ़ाती है, यानी व्यक्ति जो होता है अपनी स्किल को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, और ज़्यादा काम कर सकता है, और अच्छे से चीज़ों को समझ सकता है, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप देखेंगे जीवन कौशल शिक्षा में सिखाई जाती हैं। व्यावसायिक कौशल भी इसके अंदर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी इसमें आपको समय प्रबंधन सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको अपने समय का मैनेजमेंट करना है। ठीक है। कार्य नैतिकता सिखाई जाती है कि भाई कोई भी कार्य जो है किस तरह से करना है, अच्छे से तरीके से करना है, समझ के साथ करना है। ठीक है। और किस तरह से आपको इसमें और ज़्यादा आगे फायदा हो सकता है। ठीक है। अनुकूलन क्षमता बढ़ाना होता है कि भाई कार्य परिस्थितियाँ कैसी भी हों आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ काम करना है। ठीक है।
तो ये सारी क्षमताएं एक व्यावसायिक कौशल सिखाई जाती हैं। जब व्यक्ति जो काम कर रहा है उस काम को और कैसे बेहतर से कर सके, ये सारी चीजें भी जो है जीवन कौशल शिक्षा में सिखाई जाती हैं। स्वस्थ एवं जीवन शैली कौशल सिखाया जाता है कि व्यक्ति किस तरह से भाई अपने आप को स्वस्थ रखे, जो तनाव सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में, उससे किस तरह से वो मुक्त हो सकता है, किस तरह से वो अपनी सकारात्मक सोच को बढ़ाए, ठीक है ना, अपने अंदर कोई भी नेगेटिव चीज ना आने दे। ये चीजें क्या होंगी, जिससे व्यक्ति जो होगा और ज्यादा बेहतर बन सकता है और स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो यह शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय होंगे, कार्यस्थल एवं सामुदायिक जीवन सभी स्तरों पर लागू होती हैं। तो ये जितनी भी चीजें आपने देखी, एक व्यक्ति के अंदर अगर ये सारी चीजें डेवलप्ड हो जाती हैं, तो वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो अपने जो भी जीवन में कार्य कर रहा है उसमें हमेशा बेहतर काम करेगा और एक अच्छा जीवन जिएगा। जीवन कौशल शिक्षा की प्रासंगिकता क्या है? तो देखिए, आधुनिक समाज में जीवन कौशल शिक्षा प्रासंगिक है, क्योंकि भाई आज का जो समाज है वो बहुत ज़्यादा तनाव से भरा पड़ा है और बहुत ज़्यादा गतिविधियां आज के समाज में होती हैं। लोग एक जगह रहते हैं, समाज में रहते हैं, ठीक है, कोई काम करते हैं, तो इन सब जगहों पर आप देखेंगे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए जीवन कौशल शिक्षा जो है वो प्रासंगिक हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले युवाओं में बढ़ते तनाव। आज के टाइम में आप देखेंगे भाई युवा जो है वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, ठीक है। तो बहुत सारे अवसाद उनके मन में रहते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें कमज़ोर बनाती है अंदर से। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो इन सब चीज़ों से निपटने में जो आप देखेंगे, जो जीवन कौशल शिक्षा है वो क्या करती है, वो सहायता करती है कि मनुष्य के अंदर एक तो भाई अंदरूनी कोई समस्याएं हैं तो उससे वो निपट सके, ठीक है। अगर उसे रोजगार से संबंधित कोई समस्या है उससे वो निपट सके, अगर उसके अंतर मन में कोई समस्या है तो उससे जो है अगर ये शिक्षा दे दी जाएंगी तो व्यक्ति आसानी से जो है निपट सकता है। नैतिक मूल्य एवं सामाजिक जिम्मेदारी का विकास होता है। तो भाई अगर एक व्यक्ति जो है जीवन कौशल को सीख जाता है तो शुरुआत में ही उसके जो नैतिक मूल्य हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, वो सामाजिक जिम्मेदारियों को समझ जाएगा, तो इन सब चीज़ों में वो अपना विकास जो है अच्छे से कर पाएगा। रोजगार योग्यता एवं नेतृत्व क्षमता वृद्धि होती है। तो भाई अगर व्यक्तिगत कौशल सीख जाता है एक व्यक्ति, ठीक है ना, व्यावसायिक कौशल सीख जाता है, तो उसके अंदर क्या होगा भाई, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो वो अपना भी नेतृत्व कर पाएगा, दूसरों का भी कर पाएगा, ठीक है ना, अपनी क्षमताओं में भी वृद्धि कर पाएगा, दूसरों की क्षमताओं को भी बढ़ा पाएगा। स्वास्थ्य एवं संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करेगा, ठीक है। तो वो एक स्वास्थ्य अच्छा वातावरण हो जहाँ पर, और एक संतुलित खुद एक व्यक्तित्व के रूप में जो है वो एक समाज का निर्माण कर सकता है। लोकतांत्रिक एवं वैश्विक नागरिकता के विकास में योगदान। तो भाई किसी भी देश के अंदर उस देश का जो व्यक्ति होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगा तो वो क्षेत्र जो है विकास करेगा, ठीक है। उस क्षेत्र का अगर विकास होगा तो क्या होगा भाई, आगे चल के उस देश का भी विकास होगा, ठीक है, और समाज का भी विकास होगा। और आगे आप देखेंगे वैश्विक नागरिक यानी पूरे विश्व में जो है ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी तो पूरे विश्व का जो है विकास होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक व्यक्ति का जो विकास है वो अपने के साथ साथ परिवार के साथ साथ समाज के साथ साथ पूरे विश्व के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जीवन कौशल शिक्षा अगर सिखा दी जाएगी तो व्यक्ति अपने आप क्या होगा, अपने आप को बेहतर बना लेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार जीवन कौशल शिक्षा व्यक्ति को केवल जीविकोपार्जन यानी सिर्फ ये नहीं कि भाई कि वो रोजगार पा लेता है, ठीक है, योग्य बन जाता है, बल्कि उसे एक जिम्मेदार, आत्मनिर्भर एवं सक्षम नागरिक के रूप में विकसित करती है, ठीक है। तो एक तो क्या होगा भाई, अगर वो अच्छे से जीवन कौशल शिक्षा सीख लेगा तो उसको एक बेहतर रोजगार मिलेगा, एक वो बेहतर व्यक्ति बन पाएगा, एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएगा, आत्मनिर्भर हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है भाई जो शिक्षा है ये प्रणाली बहुत अनिवार्य है और इसे अनिवार्य अंग बनाना चाहिए हमारे जो भी पाठ्यक्रम है, और जो भी हमारे अगर आसपास के क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में भी ऐसी शिक्षाओं का प्रसार करना चाहिए, ताकि भाई सब लोग जो है ये जो जीवन कौशल शिक्षा है वो सीख सकें, ठीक है। चाहे वो अकेडमिक स्तर पर हो, ठीक है, और चाहे वो रोजगार स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, तो ऐसी शिक्षाओं का जो है विस्तार किया जाना चाहिए। जीवन कौशल शिक्षा के प्रमुख घटकों का उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं भाई जीवन कौशल शिक्षा के? तो जीवन कौशल शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधार है कि भाई अगर आप जीवन कौशल शिक्षा एक व्यक्ति सीख लेता है तो उसका हर तरफ से जो है विकास होगा। यह शिक्षक व्यक्ति को न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि उसे जीवन की वास्तविक जो परिस्थितियां हैं उसमें भी उचित व्यवहार, निर्णय एवं समाधान करने में सक्षम बनाती है। तो इससे क्या होगा भाई, व्यक्ति को क्या होगा, एक तो ज्ञान प्राप्त होता ही है, साथ में समाज में जो भी परिस्थितियां हों उस समय वो एक अच्छा व्यवहार करेगा, ठीक है ना, निर्णय सही से ले पाएगा, अगर कोई समस्या है तो उसको अच्छे से समाधान कर पाएगा। तो जीवन कौशल शिक्षा विभिन्न घटकों पर आधारित होती है, तो इसके कई घटक हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जीवन कौशल शिक्षा के घटक कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहले आत्म जागरूकता आती है, यानी जीवन कौशल शिक्षा से एक व्यक्ति के अंदर क्या आएगी, आत्म जागरूकता आएगी।
कैसे? यह कौशल व्यक्ति को अपनी शक्तियों, कमजोरियों और भावनाओं एवं मूल्यों को समझने में सहायता करता है। यानी व्यक्ति जो होता है अपना आत्म रूप से जागरूक होता है, उसे समझ में आता है कि भाई उसके अंदर क्या समस्याएं हैं, क्या कमजोरियां हैं, ठीक है ना, और कौन से मूल्य जो हैं उसके अंदर सही हैं, नहीं है। तो इन सब चीजों को व्यक्ति जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से विकसित कर पाता है। तो एक विद्यार्थी अपनी कमजोर विषयों को पहचान कर उनके लिए अतिरिक्त अभ्यास करता है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं भाई एक विद्यार्थी होता है, वो क्या करता है कि वो देखता है ना भाई कौन सा विषय जो है उसका सबसे कमजोर है, तो पहले क्या करता है भाई उसको पहचानता है, फिर उस पर काम करता है। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर क्या कमजोरियां हैं, ठीक है ना, कौन से नैतिक मूल्य कम है उसके अंदर, ठीक है ना, किस तरह से वो अपना विकास नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीजें व्यक्ति खुद ब खुद सीखता है और उसके बाद अपना विकास करता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से सीखता है? जब व्यक्ति को जीवन कौशल शिक्षा दी जाती है, ठीक है, उसको समझाया जाता है, तब उसके अंदर ये आत्म जागरूकता आती है। सहानुभूति बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। तो दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझना एवं सम्मान देने की क्षमता सहानुभूति कहलाती है, ठीक है। सहानुभूति क्या है भाई? आप दूसरों की भी जो परिस्थितियां हैं उनको समझो, उनकी भावनाओं का सम्मान करो। उदाहरण, किसी सहपाठी की असफलता पर उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो भाई एक अगर योग्य व्यक्ति है तो वो कभी भी किसी एक व्यक्ति की असफलता पर क्या करेगा, वो भाई हमेशा मजाक नहीं उड़ाएगा, वो बल्कि क्या करेगा भाई, उसे समझाएगा, प्रोत्साहित करेगा किस तरह से वो कोई और अच्छे तरीके से बेहतर इंसान बन सकता है। तो ये सारी चीजें कहाँ सिखाई जाती हैं भाई? ये जीवन कौशल जो शिक्षा है उसके अंदर ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो प्रभावी संप्रेषण कौशल, ठीक है ना, अगर वो जीवन कौशल शिक्षा लेता है तो उसका जो प्रभावी संप्रेषण कौशल होगा, यानी वो अच्छे से जो है कम्युनिकेशन कर पाएगा, अपने विचारों, भावनाओं एवं सूचनाओं को स्पष्ट एवं शालीन ढंग से व्यक्त करने की क्षमता उसके अंदर बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर ये ज्ञान एक व्यक्ति को मिलता है तो भाई वो क्या करेगा, जो भी उसके विचार हैं, जो भी उसकी भावनाएं हैं, या वो कोई भी अपना मत किसी के सामने रखना चाहता है तो वो बड़े अच्छे तरीके से रखेगा और लोग इसको समझेंगे भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति की क्षमता जो है वो भी बढ़ती है। जैसे समूह चर्चा में अपनी बात आत्मविश्वास के साथ रखना और दूसरों की बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये चीजें भी जो है आप देखेंगे इस जीवन कौशल शिक्षा में सिखाई जाती है कि किस तरह से भाई आप अपने मत को भी रख सकें और दूसरों की बात को भी समझ सकें। पार पारस्परिक संबंध कौशल, ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, दूसरों के साथ स्वस्थ सहयोगात्मक एवं सकारात्मक संबंध बनाए रखने की क्षमता, कि भाई आप दूसरों से मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, ठीक है ना, आप अच्छे से बात कर रहे हैं, उसके साथ सकारात्मक संबंध बना रहे हैं भाई, मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं, तो ये चीजें भी जो है विकसित होती हैं इस शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के अंदर, ठीक है। उदाहरण के तौर पर टीम प्रोजेक्ट में सभी सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करना, ठीक है, अगर आपका कोई एक टीम प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो आप सबको साथ लेकर चलें भाई, सबकी बात सुने, ठीक है ना, और सबकी साथ उस जो भी काम है उसको आगे बढ़ाएं। तो इससे क्या होगा भाई, आपसी समन्वय बढ़ेगा और आप एक दूसरे के प्रति क्या होंगे भाई, जिम्मेदार भी होंगे, ठीक है ना, और सीखने को भी मिलेगा। तो इससे क्या होता है भाई, जो एक दूसरे के संबंध होते हैं वो मजबूत होते हैं। निर्णय लेने की क्षमता, तो विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण कर उचित निर्णय लेने, ठीक है। तो इस शिक्षा से आपको क्या फायदा होता है? ये भी फायदा होगा कि भाई आपको कोई भी निर्णय लेना है तो आप परिस्थितियों को समझेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे और उसके आधार पर निर्णय देंगे, ठीक है। जैसे विद्यार्थी अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार विषय का चयन करता है, ठीक है ना, तो एक जो विद्यार्थी होता है उसको क्या पसंद है, ठीक है, उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार ही तो वो किसी विषय का चयन करता है, ठीक है। तो ये चीज भी अगर आपको ये शिक्षा दी जाएगी तो आप इन सब चीजों को भी अच्छे से समझ पाएंगे। समस्या का समाधान कौशल, तो जीवन में उत्पन्न समस्याओं का तार्किक एवं व्यवहारिक समाधान खोजने की क्षमता जो है व्यक्ति के अंदर आती है। तो जीवन में भाई कैसी भी समस्याएं आएंगी, आप उस समस्या को तार्किक यानी अच्छे से समझेंगे, तर्क के साथ समझेंगे, और एक व्यवहारिक समाधान कि भाई किस तरह से उस समस्या को हम अच्छे से हल कर सकते हैं, इन सब चीजों के जरिए जो है आप समाधान खोजने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कि अगर कोई समस्या आ जाए तो आप इंस्टेंट बिहेव करेंगे जिससे परिस्थितियां और ज़्यादा खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं। आप कोई भी परिस्थितियां आती है, कोई भी समस्या आती है, पहले आप क्या करेंगे, उस पर सोच करेंगे, विचार करेंगे, दूसरों से राय लेंगे, उसके बाद जो है उस समस्या का समाधान खोजेंगे। जैसे परीक्षा के समय की कमी होने पर प्रश्नों को प्राथमिकता देना, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि भाई आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके पास समय कम है, तो आप क्या करेंगे भाई, जो प्रश्न आपको लगते हैं प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी जो प्रश्न आ सकते हैं आप उसको पहले क्या करेंगे, बेहतर तरीके से अच्छा करने का प्रयास करेंगे भाई, अच्छे से उसको समझेंगे, ठीक है ना, उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी जो है हमें कौन सिखाती है, ये हमें सिखाती है जो हमारी जीवन कौशल शिक्षा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम जीवन कौशल शिक्षा के द्वारा पहले से तैयार रहते हैं।
रचनात्मक एवं आलोचनात्मक सोच, तो नए विचार उत्पन्न करना तथा तथ्यों का तार्किक मूल्यांकन करना हम सीखते हैं। ठीक है ना? तो इस शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति के अंदर उसके जो विचार उत्पन्न होते हैं, अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो वो गलत मान रहा है या कोई चीज सही मान रहा है, तो पहले क्या करता है भाई, उस चीज को समझता है, उसका मूल्यांकन करता है कि भाई क्या वाकई में ये चीज सही है या गलत है, और उसके आधार पर वो निर्णय लेता है। जैसे किसी सामाजिक समस्या के लिए नवीनतम समाधान प्रस्तुत करना, तो व्यक्ति क्या करेगा भाई, कोई भी अगर समाज में नई समस्या आ गई है तो पहले देखेगा भाई कि समस्या क्या है, फिर आज के समय में किस तरह से उस समस्या को निपटारा किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है व्यक्ति सोचने समझने की जो उसकी क्षमता है वो बढ़ती है। ठीक है? या कोई अगर चीज गलत भी हो रही है तो उस गलत चीज को भी आलोचना करता है कि भाई ये चीज गलत है, इसको ऐसे सही किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें भी जो है एक व्यक्ति जो है वो समाज में रहते हुए सीख जाता है इन शिक्षा के माध्यम से। तनाव प्रबंधन, तनावपूर्ण परिस्थितियों में स्वयं को नियंत्रित रखने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है? अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, उसके घर परिवार की परिस्थितियां या समाज या कार्यालय में अगर वो काम कर रहा है या स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और इन समस्याओं से आप देखते हैं कई बार व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा जो होता है तनाव में आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है? तो अगर आपको पहले से इन सब चीज़ों से निपटने की शिक्षा दे दी जाएगी तो आप जो है उतना तनाव में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पहले से पता होगा भाई अगर ये परिस्थितियां आती हैं तो इन परिस्थितियों से आप कैसे निपट सकते हैं। ठीक है? जैसे परीक्षा के समय योग, ध्यान, समय सारणी बनाकर तनाव कम करना। ठीक है? क्योंकि आपको पहले से सारी चीजें सिखा दी जाती हैं भाई, परीक्षा के टाइम आपको क्या करना है कि भाई अगर आपको तनाव हो रहा है तो आप योग करें। ठीक है? ध्यान लगाएं। ठीक है? या आपका अगर लग रहा है कि भाई आप ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से सब्जेक्टों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करें भाई, एक टाइम टेबल बनाए, समय सारणी बनाए। तो इससे क्या होगा भाई, आपका तनाव कम होगा और आप हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दे पाएंगे। ठीक है? तो ये सारी चीजें व्यक्ति को पहले से ही सिखा दी जाए तो व्यक्ति के अंदर तनाव आएगा ही नहीं। ठीक है? तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि भाई जो ये कौशल शिक्षा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। भावनाओं का नियंत्रण, तो क्रोध, भय, निराशा जैसी भावनाओं का सकारात्मक ढंग से संभालना। ठीक है? तो हर व्यक्ति के अंदर आप देखते हैं भाई क्रोध होता है, भय होती है, निराशा होती है। तो कई बार व्यक्ति क्या होता है, इन भावनाओं में टूट जाता है या बिखर जाता है। तो अगर आपको पहले से ही पता रहेगा कि भाई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आपको कैसे निपटना है, तो आप क्या करेंगे भाई, हमेशा सकारात्मक रहेंगे और इन सब चीजों को भी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है? जैसे असफलता पर निराश होने के बजाय आत्मविश्लेषण करना। ठीक है? जैसे एक विद्यार्थी है भाई, वो अगर परीक्षा में प्रिपरेशन कर रहा था और परीक्षा में एक अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि भाई वो हताश और निराश हो जाए। वो क्या करेगा भाई, आत्मविश्लेषण करेगा और दोबारा से तैयारी करेगा कि भाई अगली बार मैं अच्छे मार्क्स लेकर आ पाऊँ। ठीक है? तो ये सब कब होता है, ये तभी होता है जब एक व्यक्ति को ये सारी चीजें पहले से सिखा दी जाती हैं। ठीक है? दबावों से निपटना, तो सामाजिक या मानसिक दबावों में भी निर्णय लेना व्यक्ति सीख जाता है अगर इस शिक्षा के माध्यम से, कि भाई कोई भी परिस्थितियां आए, ठीक है, कोई सा मानसिक दबाव आए या समाज से कितना भी प्रेशर पड़े, व्यक्ति उस टाइम हमेशा सही निर्णय लेगा। ठीक है? जैसे मित्रों के गलत प्रभाव में ना आकर नशे से दूर रहना। ठीक है? तो आपने देखा होगा भाई बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो नशे से दूर रहते हैं, बेशक से वो उनके दोस्त नशा करते हैं लेकिन वो दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो पहले से इन सब चीजों से निपट चुके होते हैं, दबाव से निपट चुके होते हैं कि भाई उनका दोस्त उन पे प्रेशर डालेगा, यार कोई बात नहीं, कर ले एक बारी, कुछ नहीं होता। लेकिन वो पहले से इन सब चीज़ों के लिए मजबूती से खड़ा रहता है, पहले से उसने ये तय किया होता है कि भाई मैं ये नशा नहीं करूंगा, मुझसे कोई जबरदस्ती करेगा फिर भी मैं मना करूंगा। ठीक है? तो उसने पहले से तय कर रखा होता है, सभी दबावों से निपटने के लिए वो पहले से तैयार रहता है। ठीक है? तो इसलिए वो कभी भी वो नशे को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसने पहले से ये सारी चीज़ें तय कर रखी हैं भाई, ये चीज़ उसके लिए गलत है और उसे दबाव में ये सब चीज़ें नहीं करनी। तो ये सब चीज़ें कहाँ सिखाई जाती हैं भाई, पहले से ही आपको अगर ये सब चीज़ें सिखा दी जाएंगी, उसका गलत सही अर्थ बता दिया जाएगा। ठीक है? तो आप उन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, इसलिए आप कभी भी किसी भी गलत प्रभाव में भी नहीं आएंगे। ठीक है? तो इस प्रकार जीवन कौशल शिक्षा के ये घटक व्यक्ति को सक्षम, संतुलित एवं आत्मनिर्भर बनाते हैं। उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि ये कौशल दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीम वर्क और नेतृत्व की समझ किसी व्यक्ति को करियर के विकास में कैसे मदद करती है? तो देखिए, आधुनिक कार्यस्थल में सफलता केवल व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि टीम के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने और नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज के टाइम में आप देखेंगे जो भी कार्यस्थल होते हैं वहां पर कोई एक व्यक्ति अकेला तो काम करता नहीं है भाई, पूरी टीम काम करती है। और अगर आप उस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं तो इसके लिए आपके अंदर महत्वपूर्ण क्षमताओं का होना जरूरी है।
क्योंकि भाई टीम वर्क और नेतृत्व की समझ व्यक्ति के करियर के विकास में भी महत्वपूर्ण होती है कि आप अगर अच्छा टीम वर्क करा रहे हैं अपने टीम से, तो इससे क्या होगा भाई, आपके करियर को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो कार्य क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि, यानी अगर आप अच्छे से किसी भी एक टीम का नेतृत्व करते हैं, टीम वर्क करवाते हैं, तो इससे क्या होगा भाई, उस जगह कार्य क्षमता बढ़ेगी और उत्पादनता जो है उसमें भी वृद्धि होगी। तो टीम वर्क से कार्य का विभाजन होता है जिससे कार्य कुशलता बढ़ती है। तो भाई टीम वर्क से क्या होगा कि जो काम होता है कोई एक व्यक्ति नहीं करता, कामों को अलग अलग लोगों में विभाजित कर दिया जाता है और सब अपना अपना काम करते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, काम जो होता है वो कुशलता से अच्छे से हो जाता है। नेतृत्व सही दिशा में होता है भाई, तो नेतृत्व भी अच्छे से दिया जा सकता है कि भाई जिसका जो काम है उससे वो काम अच्छे से लिया जाए। लक्ष्य निर्धारण होता है भाई, क्या काम करना है और कब पूरा करना है, तो ये सारी चीजें पहले से पता होती हैं। और इससे क्या होता है भाई, समन्वय प्रदान होता है कि भाई सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, जिससे काम जो होता है और जल्दी और अच्छी गुणवत्ता के साथ होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, समय पर और गुणवत्ता पूर्वक कार्य जो निष्पादन होता है, जो भी काम है भाई वो समय पे हो जाएगा और सही गुणवत्ता के साथ होगा। सेकंड, संप्रेषण एवं समन्वय कौशल का विकास होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई, टीम में कार्य करते हुए व्यक्ति स्पष्ट संवाद करते हैं, सक्रिय श्रवण और सहयोग सीखता है। तो एक व्यक्ति भाई जब टीम में काम करता है तो क्या करता है, वो अच्छे से बात करेगा ना दूसरे व्यक्ति से भी, क्योंकि भाई सब मिलकर काम कर रहे हैं तो अपनी बात बताएगा, दूसरों की बात सुनेगा, या अगर उसे किसी व्यक्ति का सहयोग चाहिए तो उससे सहयोग लेगा, या किसी व्यक्ति का सहयोग कर सकता है तो उसका सहयोग करेगा। तो इससे क्या होगा भाई, नेतृत्व इन कौशलों को और प्रभावी बनाता है। तो इससे क्या होता है भाई, नेतृत्व क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। और क्या होता है भाई, गलतफहमियों में कमी और बेहतर कार्य संबंध होगा कि भाई अगर कोई काम आप कर रहे हैं, अगर आप समन्वय बना के नहीं रखेंगे तो हो सकता है भाई आप जो काम कर रहे हैं वही काम दूसरा जो व्यक्ति कर रहा है वो अलग तरीके से कर रहा हो, तो समन्वय नहीं बन पाएगा और काम भी खराब हो सकता है, गलतफहमियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए बातचीत के द्वारा, ठीक है, एक दूसरे को सुनकर और संवाद कर कर जब काम किया जाएगा तो वो काम जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है। समस्या समाधान और निर्णय क्षमता में सुधार, तो टीम वर्क से विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। तो जब आप टीम वर्क काम करते हैं, टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे क्या होता है भाई, जो समस्याओं को बेहतर समाधान संभव होता है कि आप भाई जो भी समस्याएं हैं तो टीम के साथ बात कर कर उन समस्याओं को बहुत बेहतर तरीके से उसका समाधान निकाल सकते हैं। नेतृत्व निर्णय लेने की जिम्मेदारी और आत्मविश्वास विकसित होता है। तो इससे क्या होगा भाई, आप नेतृत्व निर्णय करेंगे कि भाई जो भी काम दिया गया है वो सब सही से कर रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब आप देखते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो बताते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है और प्लस में आपका आत्मविश्वास भी जो है बढ़ता है। तो जटिल परिस्थितियों में भी संतुलन निर्णय ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, कोई भी ऐसी परिस्थितियां आए जिसमें कोई समस्या हो सकती है और उस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, तो आप अगर किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पूरी टीम से बात करेंगे ना और उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा भाई, हर कोई जो है आपको बताएगा कि कहाँ कमियां है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो आपसी बातचीत के द्वारा आप क्या करेंगे भाई, उस समस्या को हल निकालने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और निर्णय भी अच्छे से लेंगे। तो इससे क्या होगा, आप में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना भी होनी चाहिए। तो टीम वर्क व्यक्ति को अपनी भूमिका के प्रति जिम्मेदार बनाता है। तो टीम वर्क जब हो रहा है उसमें आपकी जो जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो इससे क्या होगा भाई, आप अपने को खुद को जिम्मेदार बनाते हैं। नेतृत्व दूसरों की सफलता और असफलता की जवाबदेही लेना सिखाता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं तो भाई उस टीम में बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो अच्छा काम कर रहे होंगे, कुछ जो होंगे वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे होंगे। तो क्या होगा भाई, वो पूरी टीम का काम है। तो भाई आप सफलता की जिम्मेदारी लेंगे तो प्लस में असफलता की भी जिम्मेदारी लेंगे और जवाबदेही देंगे कि क्यों भाई जो काम है वो सही से नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये चीज होना जरूरी है। तो इसे क्या कहते हैं भाई, पेशेवर विश्वसनीयता में वृद्धि होती है कि भाई आप सही, अगर आपने काम किया, आपको सफलता मिली है, तो आप उसका जो है नेतृत्व कर रहे थे, उसका निर्णय, उसकी जवाबदेही आप रखते हैं भाई, ठीक है मैंने अच्छा काम किया तो उससे आपको वाहवाही मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप गलत काम करते हैं, आपको असफलता मिलती है, तो उसमें आपकी जवाबदेही है भाई, आपने गलत किया है तो आपको अगर कुछ बोला जा रहा है तो उसमें सुनने का फर्ज भी जो आपका बनता है। ठीक है, तो इसलिए नेतृत्व क्या सिखाता है भाई, सफलता और सफलता दोनों की जिम्मेदारी सिखाता है। तो इससे क्या होगा भाई, आप पेशेवर रूप में आप क्या होंगे, अपनी विश्वसनीयता में और ज्यादा वृद्धि करते हैं कि भाई और कैसे बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं। आत्मविश्वास और प्रेरणा में वृद्धि होती है। तो नेतृत्व के अवसर व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। तो भाई आप अगर टीम लीड कर रहे हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं किसी टीम का और काम करवा रहे हैं, तो इससे क्या होगा भाई, आप में आत्मविश्वास बढ़ता है ना, कि आप भाई लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं। टीम वर्क से आपसी सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है। तो भाई टीम में जब लोग काम करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का प्रोत्साहन करते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो कार्य आप अच्छे से कर पाते हैं और बेहतर तरीके से जो आपका काम हो पाता है। करियर में उन्नति और नेतृत्व का अवसर बढ़ता है।
तो आज के नियोक्ता ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हैं जो टीम में काम कर सकें और नेतृत्व कर सकें। तो भाई आज जो भी काम है वो देखते हैं भाई, कोई एक व्यक्ति तो करता नहीं, पूरी टीम करती है, ठीक है ना, सब स्टाफ के लोग मिलकर करते हैं। तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि भाई आप एक ऐसा व्यक्ति बने, ठीक है ना, जहां पर आपको टीम में काम करना हो तो आप टीम में काम कर सकें, और अगर आपको टीम का नेतृत्व दिया जा रहा है तो आप उस नेतृत्व को भी संभाल सकें। तो आजकल के जो भी कंपनियां हैं वो ऐसे ही कर्मचारियों को ढूंढती हैं। तो इससे क्या होगा भाई, इससे आपको पदोन्नति यानी आपको प्रमोशन भी मिलेगी, ठीक है ना, प्रबंधन भूमिकाएं और दीर्घकालिक करियर विकास होगा। तो इससे आप में बहुत सारी क्षमताएं बढ़ेंगी और आपका करियर जो है वो भी लंबा चलेगा। तो इस प्रकार टीम वर्क और नेतृत्व की समझ व्यक्ति को न केवल एक कुशल कर्मचारी बनाती है बल्कि उसे एक प्रभावी, विश्वसनीय और भविष्य का नेता के रूप में भी जो है वो विकसित करती है। तो यह गुण करियर के निरंतर प्रगति का आधार बनता है, ठीक है। तो इसलिए टीम वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीम वर्क से व्यक्ति सीखता भी है, ठीक है ना, और अपने भविष्य को और ज्यादा बेहतर बनाता है, अपने करियर को और ज्यादा उन्नत बनाता है। तनाव प्रबंधन कैसे समग्र स्वास्थ्य और करियर उन्नति में योगदान देता है? तो देखिए, अगर आप तनाव का अच्छे से प्रबंधन कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका करियर जो होगा वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। कैसे? तो देखिए, तनाव प्रबंधन का अर्थ है जीवन में आने वाले दबावों और चुनौतियों को सकारात्मक एवं संतुलित तरीके से संभालना, ठीक है ना। तो आपके जीवन में कितने भी दबाव और चुनौतियां आ रही हैं, आप उसको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के कारण तनाव बढ़ गया है। तो भाई आज की जीवन शैली ही ऐसी है भाई, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है, तनाव इसलिए बढ़ ही जाता है। तो जिसका प्रभाव स्वास्थ्य और करियर दोनों पर पड़ता है। तो क्या होगा भाई, आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, और जब स्वास्थ्य खराब होगा तो करियर भी खराब होगा। तो प्रभावी तनाव प्रबंधन व्यक्ति के समग्र विकास में सहायता करता है। तो आप अगर अच्छे से तनाव प्रबंधन कर पा रहे हैं तो आप अपना जो है शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य जो है अच्छा बना के रख पाएंगे। तो तनाव प्रबंधन और शारीरिक स्वास्थ्य, तो अत्यधिक तनाव से आप देखते हैं उक्त रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, अनिद्रा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी अगर आपको तनाव ज्यादा होगा तो बहुत सारी बीमारियां भी होंगी। तो अब आपको क्या करना है भाई, योग, व्यायाम, ध्यान और नियमित दिनचर्या द्वारा तनाव को नियंत्रित कर शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक करना है और अपने कार्य की क्षमता जो है वो बढ़ानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप योग करेंगे, व्यायाम करेंगे, ध्यान देंगे, आपने जो दिनचर्या बना रखी है उसका पालन करेंगे। ये नहीं आप काम कर रहे हैं तो काम ही करते जाएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, आपका स्वास्थ्य जो है सही रहेगा, और आपका स्वास्थ्य रहेगा सही तो आपका मन भी जो है वो सही रहेगा। तो तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य क्या है? तो तनाव प्रबंधन चिंता, अवसाद और मानसिक थकान को कम करता है। तो अगर आपने तनाव का प्रबंधन कर लिया, ठीक है ना, आपने उसको अच्छे से मैनेज किया, तो आपको चिंता नहीं रहेगी, आपके दिमाग में कोई अवसाद नहीं रहेगा, कोई मानसिक थकान नहीं रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका मन भी शांत रहेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। भावनात्मक संतुलन में योगदान देता है। तो तनाव प्रबंधन व्यक्ति को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यानी आपने तनाव प्रबंधन कर लिया तो आपकी भावनाएं जो है उतनी उग्र नहीं होंगी, ठीक है ना। आप क्रोध, निराशा, भय, इन सब पर क्या करेंगे, नियंत्रण पा लेंगे। तो सामाजिक और पारिवारिक संबंध भी आपके मजबूत होंगे, ठीक है ना, आपका परिवार भी सही रहेगा, आप समाज में भी अपनी अच्छी भूमिका निभा पाएंगे। कार्य क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होगी। कम तनाव वाला व्यक्ति अपने कार्य को और बेहतर ढंग से और ध्यान केंद्रित कर पाता है। भाई अगर आपके ऊपर तनाव नहीं है तो आप काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। इससे कार्य की क्या होगी भाई, आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी, आप तेज गति से काम कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे, उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी उस काम की। तो इससे क्या होगा, आपकी करियर की जो है उन्नति भी होगी। निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। तो तनाव प्रबंधन से व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही निर्णय ले सकता है। यानी आपने अपने तनाव पर अगर विजय प्राप्त कर ली है तो आप हमेशा शांत रहेंगे, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं हमेशा आप सही फैसले लेंगे। यह गुण कार्यस्थल पर सफलता, तो इससे क्या होगा, आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पर आपको सफलता मिलेगी। आपका नेतृत्व जो क्षमता है उसमें भी विकास होगा। करियर उन्नति में भूमिका बढ़ेगी आपकी। तो तनाव को प्रभावी ढंग से संभालने वाला व्यक्ति कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो अगर आपने तनाव को संभाल लिया तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। वरिष्ठों का विश्वास प्राप्त होता है। तो आप भाई एक अच्छा काम कर रहे हैं, कितना भी तनाव है उस तनाव को आप हैंडल करके और जो भी समस्याओं का समाधान निकालते हुए आप बेहतर काम करेंगे, तो जो भी लोग आपसे वरिष्ठ हैं उनमें क्या होगा, आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। जब आपका उनके प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे भाई, आपको जो पदोन्नति देंगे, यानी आपको क्या करेंगे भाई, प्रमोशन देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका करियर और ज्यादा बेहतर होता है। अतः यह स्पष्ट है कि तनाव प्रबंधन न केवल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा करता है, बल्कि कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है, करियर में भी उन्नति देता है, ठीक है, और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, आप सफल जीवन जिएंगे और तनाव आपको कभी नहीं होगा, ठीक है। जिम्मेदार खर्च की प्रमुख अवधारणाओं को समझाइए। वित्तीय साक्षरता वित्तीय कल्याण में कैसे योगदान दे सकती है, ठीक है। तो खर्च को भाई किस तरह से सीमित करना चाहिए, कैसे बजट बनाना चाहिए, ये सब इस क्वेश्चन में हमें बताना है।
तो जिम्मेदारी खर्च और वित्तीय साक्षरता आज के उपभोक्तावादी समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमित आय और बढ़ती आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अपने खर्चों की योजना बनानी पड़ती है। तो भाई आज का जो समय है, आज का जो टाइम है, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारी चीजें रहती हैं और व्यक्ति का मन भी करता है उन सब चीजों को लेने का, लेकिन उतनी आय नहीं होती। तो इसलिए व्यक्ति को अपने खर्चे पे क्या करना पड़ता है भाई, योजना बनानी पड़ती है। तो जिम्मेदार खर्च की समझ और वित्तीय साक्षरता व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित और आत्मनिर्भरता बनाती है। ठीक है, तो अगर आप भाई जो भी आपके पास पैसा है आप उसका अच्छे से प्रबंधन करेंगे, ठीक है ना, सही से खर्च करेंगे और अच्छे से बचाएंगे, तो इससे क्या होगा भाई, आप आत्मनिर्भर होंगे और भविष्य की समस्याओं से भी जो है बच पाएंगे। तो जिम्मेदार खर्च की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं, तो देखिए बजट बनाना। तो जिम्मेदार खर्च की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा बजट बनाना है। इसमें आय और व्यय का पूर्व नियोजन किया जाता है, जिससे अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहता है। तो जिम्मेदार खर्च का मतलब क्या है भाई, पहले आप बजट बना लें, उसमें जो भी आपकी आय है, उसमें जो भी आपके खर्चे हैं उसको पहले ही आप तय कर लें भाई, कौन से आवश्यक खर्चे हैं करने हैं, कौन से बेफजूल के खर्चे हैं नहीं करने हैं। तो इससे क्या होगा भाई, आप जो है सही से अपने पैसों को बचा पाएंगे। आवश्यक और इच्छा में अंतर। तो जिम्मेदार उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझता है, कि हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए भाई कि आवश्यकता क्या होती है और इच्छा क्या होती है। आवश्यक वस्तुओं पर प्राथमिकता से खर्च करना वित्तीय संतुलन बनाता है। तो भाई आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो तो ठीक है, आप खर्च करें, ठीक है ना, लेकिन अब आप अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा लें जितनी आपकी इनकम नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपका वित्तीय संतुलन जो है बिगड़ जाएगा और भविष्य में आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए आपको आवश्यकताओं और इच्छाओं में फर्क करना भी समझना चाहिए। बचत की आदत डालना। आय एक निश्चित भाग बचत के लिए निर्धारित करना जिम्मेदार खर्च का महत्वपूर्ण पहलू है। बचत भविष्य की आकस्मिक स्थितियों में सहायता करती है। तो एक व्यक्ति को हमेशा बचत करनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक जिम्मेदार खर्च का महत्वपूर्ण पहलू यही है कि भाई आप बचत करना सीखें, क्योंकि बचत जो है आपको भविष्य में आने वाली आकस्मिक स्थिति, यानी जो भी ऐसी समस्याएं आ जाएं जब आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत हो और आपको पैसे लेने हो कहीं से, तो आपकी बचत से वो आपको मिल जाए। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कहीं 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 भटकना पड़े और आपको पैसे भी ना मिले, ठीक है। तो इसलिए बचत जो है वो बहुत जरूरी है। ऋण का विवेकपूर्ण उपयोग। तो ऋण का उपयोग आवश्यकता के अनुसार और चुकाने की क्षमता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अनावश्यक ऋण आर्थिक तनाव बढ़ाता है। तो आप जब भी भाई ऋण लें तो ये ध्यान रखें कि आपको कितना ऋण लेना है, आप कितना चुका सकते हैं। अनावश्यक ऋण ना लें, क्योंकि इससे जो है भाई आर्थिक तनाव बढ़ता है और भविष्य में बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती हैं। दीर्घकालीन योजना बनाएं। शिक्षा, विवाह, आवास और सेवानिवृत्ति जैसे दीर्घकालीन लक्ष्यों के लिए पूर्व योजना बनाएं, जिम्मेदार खर्च का आधार है। तो भाई आप पहले से ही तय कर लें कि आपके खर्चे क्या हैं और भविष्य में क्या खर्चे होने वाले हैं, उसके हिसाब से आपको खर्च करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए शिक्षा पर खर्च करना है तो उसके लिए शुरू से ही आप तैयार रखें पैसे, ठीक है ना। विवाह, आवास, जमीन खरीदनी है, या आप चाह रहे हैं कि भाई जब रिटायर्ड हो तो आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित करने और बचत करनी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक जिम्मेदार खर्च का जो है वो आधार होता है। वित्तीय साक्षरता का अर्थ क्या है, तो देखिए वित्तीय साक्षरता का अर्थ है आय, खर्चा, बचत, निवेश, बीमा और ऋण से संबंधित बुनियादी जानकारियों को समझ लेना, और जिससे व्यक्ति वित्तीय निर्णय ले सके। तो आपको समझ होना चाहिए भाई आय कितनी है, खर्च कितना करना है, बचत कितनी करनी है, निवेश कहाँ करना है, बीमा कौन सा लेना है, ठीक है ना, कितना उधार लेना है। तो ये सारी समझ अगर आपको आ जाती है तो आप वित्तीय साक्षर कहलाते हैं। तो वित्तीय साक्षरता का वित्तीय कल्याण में क्या योगदान है, तो देखिए बेहतर वित्तीय निर्णय ले पाएंगे अगर आप वित्तीय साक्षर हैं। तो वित्तीय साक्षर व्यक्ति अपने संसाधनों को प्रभावी उपयोग करता है और सोच समझ कर वित्तीय निर्णय लेता है, ठीक है, कि अपना पैसा उसे कहाँ पे खर्च करना है। आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है इससे। तो वित्तीय साक्षरता व्यक्ति को आपातकाल निधि जैसे बीमा, निवेश के महत्व समझाने में मदद करती है, जिससे आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति क्या होता है भाई, अगर उसको वित्तीय साक्षरता आती है तो वो भविष्य के लिए हमेशा क्या रहता है, तैयार रहता है, कि भाई अगर उसे कोई बीमारी हो, ठीक है, या अपने परिवार को पहले से सिक्योर करना है, ठीक है, या किसी की शादी विवाह करवाना है, या भविष्य में उसे क्या करना है भाई, घर लेना है, तो वो किस तरह से अपने पैसे को खर्च करे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है भाई, आर्थिक अ, साक्षरता कहलाता है। और भविष्य में अगर कभी आपातकालीन स्थिति आ जाए, बीमारी आ जाए या कोई और समस्या आ जाए और उसे पैसे की जरूरत पड़े, तो आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहे। तनाव में कमी। तो सही वित्तीय योजना और खर्च नियंत्रण से आर्थिक तनाव कम और मानसिक शांति मिलती है। तो भाई आप अगर अच्छे से खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, सामान्य रूप से खर्च कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं है, आप पे कोई ऋण नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ सही से चल रहा है, तो आप में ऊपर कभी तनाव आएगा ही नहीं, तो आर्थिक तनाव कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको किसी की देनदारी इतनी बड़ी नहीं है कि भाई वो आपसे रोज आके पैसा मांगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, आपको कभी तनाव नहीं होगा ना, आप मानसिक रूप से हमेशा शांत रहेंगे कि भाई मुझे किसी वित्तीय लेन देन
करना ही नहीं है, ठीक है, मैं जितना कमा रहा हूँ उतना खर्च कर रहा हूँ, बचत कर रहा हूँ, भविष्य के लिए भी बचा रहा हूँ, तो कभी आपको तनाव आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आर्थिक रूप से आप कभी भी तनाव में इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि आपको पैसे जो चाहिए जिस समय चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। दीर्घकालीन समृद्धि, तो वित्तीय साक्षरता से निवेश की समझ विकसित होती है। तो भाई अगर वित्तीय साक्षर है तो आपको पता है आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है। जो दीर्घकाल में संपत्ति निर्माण करता है, तो आप ऐसी जगह निवेश करेंगे कि भविष्य में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले। वित्तीय स्थिरता में सहायक होगा, तो इससे क्या होंगे, आप वित्तीय रूप से स्थिर रहेंगे, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अतः यह कहा जा सकता है कि जिम्मेदार खर्च की अवधारणाएं व्यक्ति को अनुशासित वित्तीय व्यवहार सिखाती हैं, जबकि जो वित्तीय साक्षरता से उसे सही निर्णय में सक्षम बनाती है। दोनों मिलकर व्यक्ति के वित्तीय कल्याण और सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको भाई जरूरी है जिम्मेदार खर्च, जरूरी है कि आप जिम्मेदारी से किसी चीज को खर्च करें, साथ ही आपके अंदर वित्तीय साक्षरता होनी चाहिए ताकि आप भविष्य में आने वाली समस्याओं से भी बच सकें। संबंध बनाने और बनाए रखने में पारस्परिक कौशल की भूमिका तथा उन्हें विकसित करने के उपाय बताइए, ठीक है। तो संबंध बनाने में क्या भूमिका रही है पारंपरिक जो कौशल है उनकी। देखिए, पारंपरिक कौशल वे क्षमताएं हैं जिनकी सहायता से व्यक्ति दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संपर्क, संवाद और सहयोग करता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, पारंपरिक कौशल की किस तरह से व्यक्ति जो है दूसरों से संपर्क कर रहा है, संवाद कर रहा है, बात कर रहा है। तो व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सफल संबंधों के निर्माण और संरक्षण के लिए कौशल अत्यंत आवश्यक है। तो भाई आप समाज में रह रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये कौशल आना बहुत जरूरी है। तो संबंध बनाने में जो हमारे पारस्परिक कौशल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संबंध बनाने और बनाए रखने में पारस्परिक कौशल की भूमिका तथा उन्हें विकसित करने के उपाय बताइए। तो देखिए, पारस्परिक कौशल वे क्षमताएं हैं जिनकी सहायता से व्यक्ति दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संपर्क, संवाद और सहयोग करता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति भाई किसी से भी कैसे संपर्क कर रहा है, संवाद कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो ये क्या होता है, उसका पारस्परिक कौशल होता है। तो व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सफल संबंधों के निर्माण और संरक्षण के लिए कौशल अत्यंत आवश्यक है। तो भाई आप समाज में रहते हैं या किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो भाई एक दूसरों से बात करना बहुत जरूरी है, तो इस कौशल का होना भी जो है अत्यंत आवश्यक है। संबंध बनाने में पारस्परिक कौशल की भूमिका क्या है। तो देखिए, पारस्परिक कौशल जैसे सक्रिय श्रवण, सहानुभूति, सम्मान और सकारात्मक व्यवहार नए संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो आपके अंदर भाई ये कौशल होना जरूरी है, आप दूसरों की बात को अच्छे से सुने, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें, सम्मान करें, ठीक है ना, और हमेशा सकारात्मक व्यवहार करें। तो इससे क्या होता है भाई, समाज में या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, एक दूसरे से संबंध जो है वो बेहतर होते हैं। ये कौशल आपसी विश्वास और समझ को बढ़ाते हैं। तो आप भाई जिससे भी संपर्क करेंगे उससे क्या होगा कि आपकी समझ और विश्वास जो है बेहतर तरीके से बढ़ेगा, आप उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जिससे लोगों के बीच मजबूत संबंध विकसित होते हैं। तो इससे क्या होगा, आप दूसरों से अच्छे संबंध बना पाएंगे। संबंध बनाए रखने में पारस्परिक कौशल की भूमिका क्या है। तो देखो, संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रभावी संवाद, धैर्य और भावनात्मक समझ आवश्यक होती है। यानी आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो भाई किस तरह से आपको बात करनी है, किन चीज़ों का जवाब देना है, किस तरह से भाई जो भी उसकी सिचुएशन है भावनात्मक रूप से उसको समझना है। तो ये चीज़ें जरूरी होती हैं भाई किसी से भी अगर संबंध अच्छे बनाने हैं तो पारस्परिक कौशल व्यक्ति को मतभेदों को सुलझाने, भावनाओं को व्यक्त करने और आपसी सहयोग बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके अंदर भाई ये कौशल है तो आप क्या करेंगे, कोई भी अगर मतभेद है उसको आसानी से सुलझा लेंगे, दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका सहयोग भी है उसके प्रति बढ़ेगा। सहयोग करने की क्षमता बढ़ने के उपाय क्या है। तो देखिए, व्यक्ति टीम भावना विकसित करके, दूसरों के विचारों का सम्मान करके और साझा लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके सहयोग की क्षमता बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई कि आप दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, उसके विचार जो भी होंगे उसका सम्मान करेंगे। अगर जो भी आपको काम करना है तो उससे अगर अच्छे आप बात करके, साझा करके चीज़ों को एक लक्ष्य बनाएंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, तो इससे क्या होगा, आप दोनों का सहयोग की क्षमता है जो बढ़ेगी और काम जो होगा और अच्छे से हो पाएगा। लचीलापन और जिम्मेदारी निभाना भी सहयोग को मजबूत करता है। तो भाई अगर उस व्यक्ति को लगता है कि आप में कुछ कमियां हैं, आपको उस कमियों को हटाना है और उसके बाद उसके साथ काम करना है, तो आपको ये लचीलापन भी होना चाहिए, ठीक है भाई, अगर मुझ में कुछ कमियां है तो मैं उसको कम करके और तुम्हारे अकॉर्डिंग भी वो काम करूंगा, ठीक है। अगर कोई जिम्मेदारी कोई व्यक्ति आपको दे रहा है तो उस जिम्मेदारी को आप अच्छे से करें, ठीक है। अगर आपसे कोई सहयोग चाहता है तो आप उससे सहयोग करें। इससे क्या होगा, जो आपका पारस्परिक कौशल है वो क्या होगा, और जो संबंध जो है वो क्या होगा, मजबूत होगा। पारस्परिक कौशल से जो संबंध है और ज्यादा मजबूत होते हैं। प्रभावी संवाद की क्षमता बढ़ने के उपाय हैं। तो सक्रिय रूप से सुनना, स्पष्ट और विनम्र भाषा का प्रयोग करना,
गैर मौखिक संकेत जैसे हाव भाव, आंखों का संपर्क पर ध्यान देना प्रभावी संवाद को बढ़ाता है। तो आप भाई किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, ठीक है ना, विनम्रता से बात करते हैं, या अगर मौखिक संकेत के द्वारा भी आप कई बार किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप उसको भाई जवाब दें, ठीक है ना, जैसे आंख का हिलाना या हाथ का हिलाना। तो इससे क्या होता है भाई, व्यक्ति को लगता है कि वो आपसे बात कर रहा है, ठीक है ना, और आपका आदर कर रहा है। तो इसलिए ये सब चीजें करना भी जरूरी है। तो साथ ही प्रतिक्रिया को खुले मन से स्वीकार करना भी संवाद को बेहतर बनाता है। और कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई प्रतिक्रिया कर रहा है और आप उसको समझ रहे हैं, ठीक है, स्वीकार कर रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है, आपका संवाद जो होता है वो बेहतर होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है उस व्यक्ति के साथ। अतः स्पष्ट है कि पारस्परिक कौशल संबंधों के निर्माण और संरक्षण की आधारशिला है। इन कौशलों के विकास से व्यक्ति दूसरों के साथ बेहतर सहयोग कर सकता है, प्रभावी ढंग से संवाद कर सकता है और व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। आइए अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कई बार आपके पेपर में आए हुए हैं, जैसे सोशल मीडिया प्रोफाइल, आलोचनात्मक चिंतन, आत्मसम्मान, नैतिक मूल्य, सार्वभौमिक मूल्य, पारस्परिक संचार, समय प्रबंधन। तो सबसे पहले देखते हैं हम सोशल मीडिया का प्रोफाइल। तो सोशल मीडिया प्रोफाइल किसी व्यक्ति या संस्था की ऑनलाइन पहचान होती है। इसके माध्यम से लोग इंटरनेट पर अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, तो आप देखेंगे प्रोफाइल के मुख्य तत्व होते हैं नाम, इसमें आप प्रोफाइल फोटो देखेंगे, बायो, लोग परिचय भी अपना देते हैं, रुचियां किन किन चीजों में है लोगों की, और अपने संपर्क की जानकारी भी जो है इसमें साझा करते हैं लोग। उपयोग क्या है, तो सोशल मीडिया प्रोफाइल का उपयोग आप देखेंगे विचार, फोटो, वीडियो और जानकारी साझा करने के लिए की जाती है। यह लोगों को आपस में जोड़ने में भी जो है मदद करती है। तो इससे लोग क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जानकारी वगैरह जो भी वो भी शेयर करते हैं, ठीक है, चाहे वो विचार हो गए, चाहे फोटो हो गए, वीडियो हो गई। तो आपस में लोग एक दूसरे से जो बात करते हैं, अपनी जानकारी जो है साझा करते हैं। महत्व क्या है इसका, तो आप देखेंगे आज के टाइम में शिक्षा हो गया, व्यापार, रोजगार, मनोरंजन, तो ये सारे कामों के लिए आप देखेंगे सब के सब जो है सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति अपनी प्रतिभा और काम को दूसरों तक जो है आसानी से पहुंचा सकता है। सावधानियां रखना भी जरूरी है। प्रोफाइल बनाते समय गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए, व्यक्तिगत जानकारी सीमित रूप में साझा करनी चाहिए ताकि साइबर अपराधों से बचा जा सके, ठीक है। तो जो भी आप जानकारी देते हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल में, वो गोपनीयता के आधार पर होनी चाहिए, सीमित ही जानकारी दें, ज़्यादा जानकारी ना दें, नहीं तो इससे साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। आलोचनात्मक चिंतन क्या है, तो देखिए आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है किसी विषय को गहराई से समझना, तर्क के आधार पर विचार करना और बिना जांच परख के किसी भी बात को स्वीकार ना करना। तो इसे क्या कहा जाता है, आलोचनात्मक चिंतन। मुख्य विषय, इसमें प्रश्न पूछना, तथ्यों का विश्लेषण करना, कारण परिणाम को समझना और निष्कर्ष निकालना शामिल होता है, ठीक है। तो कोई भी बात आपके पास आई तो आप सबसे पहले उस बात के लिए प्रश्न पूछेंगे, क्या सही तथ्य हैं उनका विश्लेषण करेंगे, ठीक है, उसके बाद कारण क्या है, उसका परिणाम क्या हुआ, ये सब चीज, यानी किसी भी चीज को जैसे का तैसा सही ना मान लेना, पूरा उसका विश्लेषण करना, ठीक है ना, परिणाम जानना, उसके बाद निष्कर्ष निकालना, यही जो होता है आलोचनात्मक चिंतन होता है। महत्व क्या है, देखिए आलोचनात्मक चिंतन व्यक्ति को सही और गलत में अंतर करने में मदद करता है, कि आप इससे समझ जाते हैं कि भाई कौन सी चीज सही है, गलत है, तथा बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को भी विकसित करता है। तो इससे क्या कर सकते हैं भाई, आप बेहतर जो है निर्णय ले सकते हैं। उपयोग क्या है, यह शिक्षा में भी हो सकता है, दैनिक जीवन में, समस्याओं का समाधान और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपयोगी होता है, ठीक है। तो आप शिक्षा ले रहे हैं कोई, या कोई दैनिक जीवन में काम कर रहे हैं, कोई समस्या है, तो इन सब में जो भी आपको निर्णय लेने होते हैं तो ये इसमें आपको फायदेमंद होता है। निष्कर्ष, तो आलोचनात्मक चिंतन से व्यक्ति तार्किक, ठीक है, जागरूक और आत्मनिर्भर बनता है। तो इससे आप हर चीज को अच्छे से सोचते समझते हैं, ठीक है ना, और चीजों के प्रति जागरूक होते हैं और स्वयं आत्मनिर्भर होते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट आता है आपका आत्मसम्मान और नैतिक मूल्य। तो आत्मसम्मान का अर्थ है स्वयं को आदर करना, जबकि नैतिक मूल्य सिद्धांत हैं जो हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाते हैं, ठीक है। तो आत्मसम्मान मतलब स्वयं का आदर करना, और नैतिक मूल्य का मतलब भाई सही और गलत में अंतर जानना। आत्मसम्मान का महत्व क्या है, तो आत्मसम्मान व्यक्ति में आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उसे अपने निर्णयों पर विश्वास करना सिखाता है, कि व्यक्ति जो है सही निर्णय ले सकता है। नैतिक मूल्यों की भूमिका क्या है, तो नैतिक मूल्य जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा और जिम्मेदारी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। तो भाई जिस व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें होंगी तो वो एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति होगा, समाज में उसकी क्या होगी, एक प्रतिष्ठा होगी। जीवन में उपयोग, तो आत्मसम्मान और नैतिक मूल्य व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाते हैं और सही आचरण की दिशा में दिखाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, व्यक्ति का जो समाज में सम्मान होगा और वो समाज में अच्छे आचरण करेगा, लोगों को सही चीजें सिखाएगा। तो आत्मसम्मान और नैतिकता मूल्य से व्यक्ति एक अच्छा नागरिक और जिम्मेदार इंसान बनता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका सार्वभौमिक मूल्य। तो सार्वभौमिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो पूरी दुनिया में सभी लोगों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, चाहे उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति कुछ भी हो। तो कोई भी अगर सही बात है तो पूरे विश्व में उसको सही माना जाएगा और सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। तो प्रमुख सार्वभौमिक मूल्य कौन से हैं? जैसे सत्य बोलना, अहिंसा, प्रेम करना, करुणा, समानता, न्याय, सम्मान, ये सारी क्या है भाई? सार्वभौमिक मूल्य है। तो पूरे विश्व में सब इसको सही मानते हैं। महत्व क्या है? ये मूल्य मानवता को जोड़ते हैं और समाज में शांति, सहयोग और सौहार्द है उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं भाई? मानवता को जोड़ते हैं और समाज को एक अच्छा और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन में भूमिका क्या है? तो सार्वभौमिक मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को सकारात्मक बनाते हैं और वैश्विक स्तर पर समझ और भाईचारों को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सार्वभौमिक मूल्य क्या करेंगे भाई? सबको एक जैसा व्यवहार करना सिखाएंगे, तो इससे पूरे संसार में सकारात्मकता बनी रहती है। लोग एक दूसरे को और विश्व को जो है एक साथ लेकर भाईचारे के आधार पर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। निष्कर्ष, सार्वभौमिक मूल्य को अपनाने से शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और मानवीय समाज का जो है निर्माण संभव होता है। तो इससे एक समाज जो होता है अच्छा बनता है, न्यायपूर्ण समाज बनता है, ठीक है ना, शांतिपूर्ण समाज बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो हमारा है वो है पारस्परिक संचार। तो पारस्परिक संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग आपसी विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का जो है आदान प्रदान करते हैं। तो पारस्परिक संचार के तत्व कौन से हैं? इसमें आप देखेंगे वक्ता हो गया, श्रोता, संदेश माध्यम और प्रतिक्रिया, ये सारी चीजें जो है इसमें शामिल होती हैं। महत्व क्या है इसका? तो पारस्परिक संचार से आपसी समझ जो बढ़ती है और संबंध जो क्या होते हैं भाई और ज्यादा मजबूत होते हैं, और अगर कोई गलत फहमियां हैं तो वो भी क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दूसरे को समझ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो इससे क्या होता है भाई? आपकी जो भी संबंध है वो मजबूत होंगे, आपकी समझ एक दूसरे से अच्छी होगी, अगर कोई गलत फहमियां है तो वो भी दूर होंगी। जीवन में उपयोग क्या है? तो यह परिवार, शिक्षा, कार्यस्थल और समाज के हर क्षेत्र में आवश्यक होता है। तो भाई आप समाज में रह रहे हैं तो समाज के हर क्षेत्र में ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो पारस्परिक संचार जो है वो बहुत जरूरी है समाज के अंदर। अच्छा पारस्परिक संचार व्यक्ति को प्रभावी, सहयोगी और सफल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका समय प्रबंधन। तो समय प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध समय का सही योजना के साथ उपयोग करना ताकि कार्य समय पर और सही ढंग से पूरा हो सके। ठीक है, तो समय प्रबंधन के तत्व क्या हैं? तो इसमें लक्ष्य निर्धारण हो गया, कार्य को प्राथमिकता तय करना कि भाई सबसे पहले कि लक्ष्य निर्धारण करना कि कौन सा काम कब आपको करके देना है, ठीक है ना, कौन सा कार्य पहले करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए आप करें भाई एक टाइम टेबल बना लें। अनुशासन शामिल होता है। भाई अनुशासन जरूरी है, कोई भी काम या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको क्या होता है भाई? अनुशासन, यानी डेली काम करना जरूरी है। जो आपने नियम बनाया है उस नियम के अनुसार काम को करना जरूरी होता है। महत्व क्या है? अच्छा समय प्रबंधन तनाव को कम करता है और कार्य क्षमता व सफलता को बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर आपने सही से प्रबंधन कर रखा है तो सारा काम आपके सर पे एक ही दिन नहीं आ जाएगा, आप उसको टाइम के हिसाब से मैनेज कर लेंगे, तो जब जरूरत है उसके हिसाब से आप काम करेंगे, तो एक साथ सारा काम आपके सर पर नहीं आएगा। इससे क्या होगा भाई? आपकी कार्य क्षमता जो है वो अच्छी हो जाएगी और काम जो होगा वो सफल भी हो जाएगा। जीवन में उपयोग क्या है? तो जीवन में देखें, पढ़ाई हो गई, नौकरी हो गई, व्यवसाय हो गया, व्यक्तिगत जीवन हो गया, तो सभी क्षेत्रों में जो है भाई समय प्रबंधन जरूरी है। तो समय प्रबंधन अपनाने से व्यक्ति जो है संगठित होता है, जिम्मेदार होता है और सफल बनता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।